हेलो। हेलो। देखिए आपका आईपीसी में ये शुरू किया गया था। बैग हटा दीजिए। बैग इधर रख। देखिए आईपीसी में आपका कल भूमिका पूरी तरह आपका फिर से एक बार बताई गई थी। अध्याय 16 की फिर 1-2 मिनट देखिए, तब आपका बेयर एक शुरू किया जाए और उसमें जो आपका टेक्निकल क्वेश्चन बनता है उसको देखा जाए। देखिए कल बताया गया था कि जो ह्यूमन बॉडी पर इफेक्ट डालते हैं ऑफेंस, उनका वर्णन आईपीसी के चैप्टर 16 में किया गया है और सेक्शन 299 से लेकर 377 तक। इसमें आपका 3 प्रकार से हमने इसको बांटा था, आगे बताएंगे भी। पहला प्रकार हमने बताया था कि ऐसे ऑफेंस जो मानव के लाइफ पर प्रभाव डालते हैं, या तो जीवन संकट में पड़ जाता है या जीवन छीन जाता है। दूसरा, जीवन छीनता तो नहीं है लेकिन मानव के बॉडी पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि जैसे उपहत्य और घोर उपहत, यानी कि हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। और तीसरे प्रकार के जो अपराध हैं, उसमें मानव की जो फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता होती है, वह छीनी जाती है। तो पहला हम शुरू करने जा रहे हैं ऐसे अपराध जिनके कारण मानव के जीवन पर संकट उत्पन्न हो गया हो। इसका वर्णन आपका 299 से लेकर 218 तक किया गया है, यानी कि 299 से लेकर कहाँ तक, 218। इसमें आपका मानव वध मिलेगा, यानी कि होमोसाइड मिलेगा। फिर आपका आत्महत्या मिलेगी। फिर आपका भ्रूण हत्या मिलेगी, यानी कि भ्रूण हत्या मिलेगी, यानी कि गर्भपात। और फिर आपका अंतिम शिशु की हत्या या शिशु की हत्या, या शिशु को आरक्षित छोड़ देना, यानी कि शिशु को त्याग देना। 4 प्रकार के आपको इन सेक्शनों में बातें मिलेंगी जो मानव के जीवन पर ही संकट उत्पन्न करती हैं। तो फिर आपका बंटवारा किया गया था कि जो होमोसाइड होता है, जो मानव वध होता है, वह 2 प्रकार का होता है। एक अनापराधिक मानव वध। अनापराधिक मानव वध का मतलब ये बताया गया कि व्यक्ति की मृत्यु या डेथ तो होती है लेकिन कानूनन उसे अपराध नहीं माना जाता। और ऐसे मानव वधों का वर्णन आपका आईपीसी की धारा 76 से लेकर 106 तक में किया गया है। अपराध हुआ लेकिन कानून उसे अपराध मानता है कि नहीं मानता है, नहीं मानता है। प्रत्येक धारा में शुरुआती दौर में यही लिखा है, 76 से 106 तक, कि कोई बात अपराध नहीं है। माने अपराध होते हुए भी कानून उसे अपराध नहीं मानता। तो ऐसे मानव वध को या होमोसाइड को हम क्या कहते हैं, अनापराधिक मानव वध। इसके लिए किसी व्यक्ति को सजा दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, तो आपको बताया भी गया था यह अध्याय। ये दंड वाला अध्याय नहीं, अध्याय 4 किस वाला है, बचाव वाला। और व्यक्ति कहां से कहां तक बचाव ले सकता है, 76 से लेकर 106। दूसरा जो मानव वध होता है होमोसाइड, वह आपराधिक होता है, यानी कि आपराधिक मानव वध। आपराधिक मानव वध का मतलब ये हुआ कि जिसे कानूनन अपराध माना गया है,
और वहीं आपका पढ़ना भी है। तो अब मानव वध पहले बताया गया था कि मानव वध का मतलब क्या हुआ, तो किसी मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का वध करना। वध करना माने डेथ कारित कर देना, डेथ कारित करना माने मृत्यु कारित करना ही मानव वध कहलाता है। ये मानव वध आपराधिक मानव वध तब होगा जब सेक्शन 299 में समाहित हो जाता है, यानी कि यही मानव वध कन्वर्ट हो जाएगा किस में, अगर 299 सेक्शन में आ जाता है तो इसी मानव वध को हम क्या कहेंगे, आपराधिक मानव वध। तो अब आपका भूमिका भाई हो गई है। अब आपका जो देखना है, बेयर एक्ट शुरू करना है और एक एक शब्दों पर इधर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि 299 और 300 के पहले शब्द पकड़िए, उसके बाद ही इसमें अंतर खोजा जाएगा। और अंतर बताने के लिए 4-5 केस, और उन केसों में से भी आपका एक क्वेश्चन आता है। फिर एक बार सतर्क रहना है। 299 के दृष्टांत भी आते हैं, 300 के भी दृष्टांत आते हैं, फिर आपका अपवाद भी आता है जो एक्सेप्शन है 300 का। फिर आपका किस केस में अंतर बताया गया और क्या बताया गया, यहाँ अंदर जाकर यूपी एपीओ और जे में क्वेश्चन बना है। तो आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं। निकाल लीजिए भाई आपका 299। देखिए आपका आप 299 में आपराधिक मानव वध कल्पिएबुल होमोसाइड को परिभाषित किया गया है। अब आपराधिक मानव वध का मतलब क्या हुआ, एक एक करके एक एक शब्दों को तोड़िए, शब्द से एकदम चलना है। यानी कि ये दो धाराएं जब तक कि शब्दशः आप नहीं पढ़ेंगे, एक एक छोटी छोटी बातें नहीं जानेंगे, भाई अंतर अंत में समझ में कम आएगा। क्योंकि आपको मिलेगा कि दोनों धाराओं में ज़्यादा बातें तो समान ही है, तो बाद में अंतर बताया जाएगा। पहले तो दोनों धाराओं को समझिए। देखिए, जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना पॉसिबल या संभाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है, यह कहा जाएगा। तो पहले तो दो ऊपर और नीचे वाले शब्द पकड़ना है, 3 शब्द आपका पकड़ना है। पहला शब्द है जो कोई, दूसरा शब्द हमें पकड़ना है कि कोई कार्य करके, अब ये भी पकड़ना है दूसरा शब्द, और तीसरा शब्द पकड़ना है डेथ कार्य कर देता है, मृत्यु कार्य कर देता है, ये भी आपका शब्द पकड़ना है। तो सबसे पहले इन 3 शब्दों को देखिए और तब बीच में जो 3 बातें आएंगी वो हम बताएंगे। पहले बंटवारा कर लिया जाता है भाई, फिर एक बार देखिए। बंटवारा आप इस प्रकार करेंगे कि 3 तत्व दिए गए हैं, अभी तीनों हम बताएंगे अलग अलग। अगर 3 तत्वों में से कोई भी एक तत्व अप्लाई होता है तो हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति ने आपराधिक मानव वध किया है। तो 3 तत्वों के अलावा और 3 शब्द इसमें दिए गए हैं, पहले उसको हम देखेंगे। पहला शब्द है जो कोई। देखिए, जो कोई का मतलब ये हुआ कि जो कोई मनुष्य का मतलब ये हुआ, चाहे वह भारतीय मनुष्य हो, यानी कि भारत का नागरिक हो, या विदेशी। इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं कहा गया कि भारत का नागरिक है। जो कोई का मतलब आपका ये हुआ, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर भारतीय नागरिक 299 के तहत आने वाले कार्यों को करता है तब भी आपराधिक मानव कहा जाएगा, और अगर कोई विदेशी नागरिक है, भारत में आया है या कुछ दशाओं में भारत से बाहर भी ऐसे कार्यों को करता है जो 299 में आ जाते हैं, तब भी आपराधिक मानववध कहा जाएगा। तो जो कोई का मतलब क्या हुआ, चाहे भारतीय नागरिक हो या कैसा नागरिक विदेशी। इसके बाद आपका ये कहा गया है कि कोई कार्य करके, माने कोई एक्ट करके मृत्यु कारित करता है, डेथ कारित करता है। तो दूसरा पॉइंट पर आपका डेथ आता है कि डेथ कारित करने का मतलब क्या हुआ। तो मृत्यु शब्द को आईपीसी अब धारा जोड़ना शुरू करेंगे। यहाँ मृत्यु शब्द को आईपीसी की धारा 46 में डिफाइन किया गया है, और जीवन शब्द को आपका 45 में। तो पहले दो धाराएं देखिए, तब आपका मृत्यु कारित करना देखा जाए, और इसी के साथ आपका 301 भी तुरंत पढ़ लेना है। यानी कि इसी शब्द को उठाते हुए कौन सा सेक्शन आपका तैयार कर लेना है, 301। देखिए फिर एक बार, जीवन का या लाइफ का मतलब आपका आईपीसी के सेक्शन 45 में बताया गया है। लाइफ का मतलब कि मानव का लाइफ, यानी कि जीवन का मतलब किसका जीवन, मानव का कि पशुओं का। तो आपका क्या जवाब रहेगा, मानव का। और मृत्यु शब्द को आपका डेथ शब्द को बताया गया है आपका 46 में। डेथ मतलब किसकी डेथ, मानव की डेथ की भाई, जानवर और पशुओं की डेथ, मानव की। अब यही आपका 3-4 नियम याद करना है। 3-4 नियम ये याद करना है कि मृत्यु का मतलब चूंकि मानव की मृत्यु हुई, पशुओं की नहीं। अतः ऐसी दशा में अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पालतू जानवरों को मार देता है, तो क्या 299 में उसे आपका आपराधिक मानववध कहा जाएगा कि नहीं? नहीं। फिर एक बार याद रखिए, यानी कि जानवरों को मारना किसी भी हाल में आपराधिक मानववध नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मृत्यु कारित करता है। मृत्यु कारित करने का की परिभाषा धारा 46 में दी गई है, और मृत्यु कारित करना मतलब कि किसकी डेथ काज करना, मानव की। तो अब समस्या ये आई कि अगर जानवरों को विकलांग करता है, जानवरों का पैर तोड़ देता है, जानवरों को मार देता है, तो ये अपराध किस कैटेगरी में जाएगा? तो ये अपराध आपका जो संपत्ति के विरुद्ध अपराध है उसमें जाएगा, और इसे मिसचिफ कहा जाएगा या दोष कहा जाएगा, नुकसान पहुंचाना कहा जाएगा, या लीगल भाषा में रिश्ती कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रिश्ती। अब फिर बैक हुई है मृत्यु पर, अभी समाप्त नहीं हुआ। मृत्यु का मतलब कि किसकी मृत्यु, जीवित व्यक्ति की मृत्यु की मरे हुए व्यक्ति की मृत्यु। अब यहाँ समस्या आती है। मृत्यु का मतलब ये हुआ कि किसी मरे हुए व्यक्ति की मृत्यु नहीं, बल्कि किसकी मृत्यु, जो व्यक्ति क्या है, जिंदा। यानी कि जो मानव जिंदा है उसकी मृत्यु से यहाँ मतलब है। तो ऐसी दशा में फिर समस्या आई कि एक व्यक्ति पहले से मर चुका है और बी ए ये समझता है कि ये जिंदा है, उस पर गोली चलाता है। मेडिकल रिपोर्ट ये बताती है कि बी पहले से ही मर चुका था, अर्थात ए ने लाश पर गोली चलाई। तो जो आपका बिहार एचजेएस में ये क्वेश्चन आया भी था, और बिहार एचजेएस में जो मैंने हाई कोर्ट ने आंसर निकाला, वह आपका
297 बताया आईपीसी की धारा में मामला जाएगा, यानी कि लाश का अपमान करना या छिन्न भिन्न करना, लाश के साथ खिलवाड़ करना या लाश के साथ जो भी करिए, ये आपका किस में जाएगा? 297। ये हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ये एक बार क्वेश्चन आया है और बिहार आयोग ने इसका क्या निकाला था हाई कोर्ट ने इस साल। तो मृत्यु का मतलब किसकी मृत्यु पूछ ले, मरे हुए की जिंदा आदमी की? जिंदा आदमी की। मरे हुए आदमी की मृत्यु कारित की जा सकती है कि नहीं? नहीं। अब अगला क्वेश्चन आइए, मृत्यु का मतलब किसकी मृत्यु? जो गर्भ में बच्चा है उसकी मृत्यु, कि जो गर्भ से बच्चा निकल चुका है उसकी मृत्यु, कि जो आधा बच्चा निकला है आधा नहीं निकला गर्भ से उसकी मृत्यु। मृत्यु में किसकी मृत्यु शामिल है? तो यहाँ 3 फिर पॉइंट बनाना है। और पिछली बार यूपीजे में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन भी मैं लगातार बता रहा हूँ कि कौन आया था। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ पिछली बार आपका आया था। फिर 3 एंगल से देखिए। पहला एंगल हम बता रहे हैं, ये इसको 3 एंगल से देखे भाई, कि एक मनुष्य है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर उसके माँ के गर्भ से उसका पूरा शरीर बाहर आ गया है और अगर वह जिंदा था, चाहे 1 सेकंड पैदा हुए हुआ या बूढ़ा हो या नौजवान हो, उससे हमें मतलब नहीं है। फिर एक बार देखिए, फिर एक बार भाई इसको देखिए, कि अगर किसी व्यक्ति का पूरा शरीर माँ के गर्भ से बाहर निकल गया था और वह जिंदा था, मरा नहीं था, क्योंकि मरे हुए मानव की मृत्यु आप दोबारा नहीं कर सकते। वह जिंदा था, या 10 वर्ष का हो गया, 20 वर्ष का, या अब बूढ़ा हो गया है और मरने ही वाला है, तो ये कहा जाएगा जीवित मानव, और इसकी मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध माना जाएगा। अब समस्या दूसरी आई, कि अगर कोई बच्चा गर्भ में है और कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करता है जिससे कि गर्भ में ही बच्चा मर जाए, तो क्या 299 में आपराधिक मानववध माना जाएगा कि नहीं? नहीं माना जाएगा। तो इसे माना क्या जाएगा? भ्रूण हत्या, गर्भपात माना जाएगा। लेकिन मैं फिर बता दूं, आपराधिक मानववध नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह बच्चा बूम यानी कि गर्भ से बाहर अभी नहीं आया है। कहाँ है? गर्भ में। तो फिर एक बार इस दूसरे पॉइंट को देखिए, कि अगर कोई शिशु है, अभी गर्भस्थ है, और कोई व्यक्ति उसके माँ के प्रति ऐसा कोई कार्य करता है कि गर्भ में ही उस भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, तो क्या ऐसी दशा में 299 के तहत इसे आपराधिक मानववध माना जाएगा कि नहीं? नहीं माना जाएगा। तो आखिर माना क्या जाएगा? इसे भ्रूण हत्या या गर्भपात कहा जाता है, न कि आपराधिक मानववध। दूसरा एंगल। तीसरा एंगल आपका एक्सप्लेनेशन से चलना है, और वहीं पिछली बार पूछा गया था, तुरंत स्पष्टीकरण निकालेंगे। और स्पष्टीकरण आपका 3 देखिए, तुरंत पकड़िए, यानी कि धारा 299 का स्पष्टीकरण 3 पर आ जाइए। आपका तुरंत पढ़ा जाता है, ध्यान से देखिए। माँ के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानववध नहीं है। तो अभी हमने बताया कि अगर मानववध नहीं है तो होगा क्या? तो आपका गर्भपात हो सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा गर्भ में है, उसकी ऐसा कार्य करते हैं जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो किसी भी हाल में मानववध होगा कि नहीं? नहीं होगा। किंतु किंतु लग गया,
यानी कि कुछ न कुछ समस्या जरूर है, कुछ न कुछ अपवाद जरूर है, कुछ न कुछ आपका सामान्य भाषा में लोचा जरूर है। लोचा कहा जाता है कि काम तो किया गया लेकिन कुछ क्या आ गया, लोचा। आलोचा के कारण बट या परंतु लग गया। जैसे आयोग ने आपका एपीओ की डेट निर्धारित की, आंख मूंद कर निर्धारित की, उचित सतर्कता और सावधानी नहीं बरती, 10 जुलाई को निर्धारित कर दी, तो उसमें एक लोचा आ गया। और वह लोचा ये था कि उसी दिन क्या पड़ रहा था, त्योहार। तो इस किंतु बहुत खतरनाक होता है। और इस मैं बार बार बता रहा था कि 99% चांस है कि ये इस डेट पर एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि आपका सेकुलरिज्म का भी क्या करना चाहिए आयोग को, पालन। और वहीं किया भी। हम लोग सोच रहे थे कि एक हफ्ता टलेगा एग्जाम, लेकिन टाल दिया बहुत लंबा, यानी कि आपका 21 अगस्त कर दिया। तो लोचा आ गया तो लोचा बड़ी खतरनाक होता है। तो यहाँ भी किंतु जब आ गया तो कुछ न कुछ समस्या क्या हो गई, उत्पन्न। अब किंतु के बाद वाला शब्द पढ़िए। किंतु किसी जीवित व्यक्ति की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव वध की कोटि में आ सकेगा यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया हो, यद्यपि उस शिशु ने श्वास न ली हो या वह पूर्णतः उत्पन्न न हुआ हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर माँ के गर्भ से किसी शिशु का पूरा भाग, शरीर का पूरा भाग न सही, कुछ भाग माँ के गर्भ से बाहर आया है, और जब माँ के गर्भ से उस शिशु का भाग बाहर आ रहा था या आया था, उस समय वह शिशु मरा नहीं था, बल्कि यही पॉइंट पकड़ना, उस समय वह शिशु क्या था, जीवित था। तो भले ही वह शिशु अभी सांस न लिया हो या भले ही पूरी तरह पैदा न हुआ हो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करता है जिससे शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो स्पष्टीकरण 3 कहता है कि इसे भी 299 के तहत आपराधिक मानव वध माना जाएगा। दोबारा एक बार समझिए, फिर एक बार। अगर कोई शिशु गर्भ में है, उसकी मृत्यु कारित की जाती है, तो सामान्यतः उसे 299 के तहत आपराधिक मानव वध नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई शिशु है, वह जीवित पैदा हो रहा था, मरा हुआ नहीं, सतर्क रहना है, कैसा, जीवित, और पूरी तरह अभी पैदा नहीं हुआ है, भले ही वह सांस न लिया हो धरती पर आकर, ऐसा कुछ करते हैं, अभी आधा ही पैदा हुआ, और कोई व्यक्ति उस शिशु के प्रति ऐसा कुछ करता है कि उस शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो 299 के एक्सप्लेनेशन नंबर 3 के तहत आपका इस कार्य को आपराधिक मानव वध माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि माँ के गर्भ से शिशु का आधा भाग बाहर आया, नर्स ने शिशु को मरोड़ कर खींच लिया, और मरोड़ कर खींचने में शिशु की क्या हो गई, मृत। तो वह जो नर्स होगी, वह आपका 299 के तहत ये माना जाएगा कि उसने आपराधिक मानव वध किया कि नहीं किया, किया, इसमें कोई शक नहीं है, आपराधिक मानव वध किया। भले ही शिशु पूरी तरह जन्म न लिया हो या भले ही शिशु ने अभी सांस न ली हो। यानी कि मृत्यु का मतलब हम बता रहे थे कि मृत्यु का मतलब क्या हुआ, 3-4 एंगल से बताया गया। अब अगला शब्द इसमें है कि एक्ट करके डेथ कारित करता है। अब एक्ट शब्द पर आना है, यहाँ से भी जो भी कारण हो, आपका यूपी में भी क्वेश्चन बना, बिहार भी क्वेश्चन प्री में बना दिया, एक्ट का मतलब क्या हुआ, और क्या एक्ट में इलीगल ओमिशन, अवैध लोप शामिल है कि नहीं। तो आपका
इसके लिए आईपीसी की फिर दो धाराएं कवर करेंगे, एक 32 और दूसरा 33। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बना भाई, आपका बिहार एपीओ में भी बना, यूपी जे में भी बना। ये दोनों धाराएं भी आपको तैयार रखनी पड़ेंगी। कौन कौन हम धाराएं बता रहे हैं, आपका 32 और दूसरा कौन सा सेक्शन बता रहे हैं, 33। तुरंत निकाल लेना चाहिए ताकि आपका कभी गलती न हो। देखिए आपका क्या बताया गया है और क्या पूछा गया है। पहले एक्ट और ओमिशन देखिए और तब आपका कह सकते हैं कि धारा 32 और 33 डिटेल में चली जाए। फिर एक बार समझिए इसको, तो थोड़ा कठिन है और कठिन है तो एकदम आराम से एक दो दिन समझिए। फिर एक बार देखिए, ये कहा गया कि डेथ तो कारित करता है, कोई एक्ट करके करता है। अब समस्या ये आई कि जहाँ जहाँ आपका एक्ट शब्द लिखा गया है, कार्य शब्द लिखा गया है, क्या वहाँ वहाँ अवैध लोप भी उसमें शामिल माना जाएगा कि नहीं। आपका यानी कि कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत इलीगल ओमिशन आता है कि नहीं आता है। और ये हम नहीं बता रहे हैं, ये सेक्शन बता रहा है। यही आपका पहला क्वेश्चन कि कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत इलीगल ओमिशन आता है। ये किस सेक्शन में है, 32 में। और एक्ट और ओमिशन कहाँ दिया गया है, 33 में। भाई पूछा गया था आपका यूपी जे में भी और बिहार एपीओ में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। अब देखिए, एक होता है कार्य करना और एक होता है अवैध लोप करना। इस पर चार पांच उदाहरण देखिए। कार्य का मतलब आपका, एक्ट का मतलब, फिर एक बार देखिए, क्योंकि 299 में आपका कार्य शब्द लिखा गया है तो तुरंत आप पकड़ेंगे, आपका धारा 32 पकड़ेंगे और धारा 32 का सहारा लेकर इस एक्ट की व्याख्या करेंगे। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कार्य शब्द के अंतर्गत अवैध लोप शामिल है कि नहीं, शामिल है, भले वह बेयर एक्ट में लिखा न गया हो। तो एक क्वेश्चन आपका प्रीमियर, पहले एक और ओमिशन समझ लीजिए आपका, तब भाई एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा, एक दो क्वेश्चन हम बताएंगे और तब यहाँ एक एक उदाहरण बताएंगे जहाँ की कार्य करके मार दिया और अवैध लोप करके, एक एक उदाहरण बताएंगे। और एक क्वेश्चन आपका इससे जुड़ता है और वह भी अलग से क्वेश्चन बनता है। 491 सेक्शन, कौन सी धारा पढ़ना है, 491। लेकिन पहले आपका एक्ट समझिए। कार्य का मतलब कुछ करके, जैसे कि एक जेलर है और एक कैदी को रोज 10 डंडा मारता है, कैदी की डंडा मारने के कारण मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी दशा में आपका जेलर ने कैदी की डेथ कारित की, आपराधिक मानव वध किया, तो कार्य करके किया कि अवैध लोप करके, कार्य करके। ए बी पर गोली चलाता है, गोली चलाकर बी को मार देता है, तो ए ने एक्ट किया कि इनलीगल ओमिशन एक्ट किया। ए पत्थर चला के मार दे, सांप से कटवा दे, बंदर से कटवा दे, या कह सकते हैं कि तलवार से मार दे, ये सब आपका किस में आ जाएंगे, एक्ट में। एक्ट मतलब कुछ करके। और इलीगल ओमिशन द्वारा भी आपका अपराध हो सकता है। और इनलीगल ओमिशन का मतलब पहले समझिए। इनलीगल ओमिशन या अवैध लोप का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति पर अगर कोई विधिक कर्तव्य डाला गया है और वह व्यक्ति अपने विधिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता, यानी कि अवैध लोप का मतलब ये हुआ
कि आप किसी कार्य को करने के लिए कानूनन बाउंड हैं, विधिक रूप से बाध्य हैं, और बाध्य होते हुए भी आपने वह काम नहीं किया। अब 3-4 उदाहरण बताइए जिसमें, तो इसी को हम कहेंगे अवैध लोभ। अगर व्यक्ति कानूनी रूप से वह कार्य करने के लिए बाध्य नहीं था और वह कार्य नहीं किया, तो ऐसी दशा में वह लोप तो किया, लेकिन वह लोप अवैध या गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह उस कार्य को करने के लिए कानूनन बाध्य नहीं था। फिर एक बात समझिए, 3-4 क्वेश्चन इस पर आए हैं। मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि जो क्वेश्चन इस बिंदु पर आए हैं 3-4 एपीओजे में, उसको यहीं समझा दिया जाए। फिर एक बार इसको देखिए, अगर किसी व्यक्ति की लीगल ड्यूटी है कि वह कोई कार्य करे और उस कार्य को वह नहीं करता, तो हम कहेंगे कि वह इलीगल ओमिशन या अवैध लोप किया है। याद रखिए, अगर किसी व्यक्ति पर कोई विधिक कर्तव्य नहीं था किसी कार्य को करने का और वह व्यक्ति वह कार्य नहीं करता, तो लोप तो किया। वह कार्य, लोप का मतलब कि वह कार्य नहीं किया, लेकिन उसका लोप इलीगल, अवैध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी कोई विधिक जिम्मेदारी उस कार्य को करने की नहीं थी। अब 4-5 एंगल से देखिए, आपका अवैध लोप द्वारा भी अपराध हो सकता है, अवैध लोप द्वारा दुष्प्रेरण भी हो सकता है, अवैध लोप द्वारा डेथ भी हो सकती है। आपका 4-5 उदाहरण यहीं पकड़ना है। पहला उदाहरण जो एपीओ में आया था, भिखारी का आया था। भिखारी का देखिए, ये एक व्यक्ति है, उसके दरवाजे पर भिखारी आता है। ये भिखारी को भीख नहीं देता और भूख भूख के कारण भिखारी की डेथ हो जाती है के दरवाजे पर। इन्हें कौन सा अपराध किया? तो यहाँ दिमाग में आपको ये बैठाना है कि जो ये भीख देने का कार्य है, ये एक नैतिक कार्य है कि विधि कार्य। नैतिक, तो अगर नैतिक कार्य को नहीं किया, इसका मतलब लोप किया, लेकिन वह लोप वैध माना जाएगा, अवैध नहीं। अवैध तब माना जाता जब भीख देना उसका कैसी ड्यूटी रहती? लीगल। और लीगल ड्यूटी नहीं है, लोप कर दिया, तो इन्हें कोई अपराध नहीं किया। अब दूसरा संगम का उदाहरण देखिए। एक बच्चा संगम पर डूब रहा था। एक बहुत अच्छा तैराक है, वह बचा नहीं रहा है, तो ऐसे बच्चे को बचाने का कर्तव्य उसका नैतिक था कि विधिक था? नैतिक था। तो क्या ऐसे तैराक ने कोई अपराध किया कि नहीं? नहीं किया। तीसरा उदाहरण देखिए, एक एक अंधा था, कुएं की ओर जा रहा था। बी ने देखा कि ये अंधा कुएं की ओर जा रहा है, लेकिन रोका नहीं और कुएं में गिर गया अंधा। तो क्या बी ने कोई अपराध किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपका बी का कर्तव्य, विधिक कर्तव्य, अंधे को रोकने का नहीं था। लेकिन, अब लेकिन लगाइए, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का कोई विधिक कर्तव्य है और वह उस विधिक कर्तव्य का वायलेशन करता है, अर्थात नहीं निभाता, तो उसी को अवैध लोप कहेंगे और वह इसके लिए दंड का भागी होगा। और डेथ भी अवैध लोप से की जा सकती है। अब 3-4 पॉइंट देखिए। एक मान लीजिए कि आपका मने रेलवे फाटक का गेट मैन है, उसका विधिक कर्तव्य है कि जब भी ट्रेन आए वह फाटक को बंद कर दे। वह जानबूझकर फाटक को खुला रखता है। दो व्यक्ति आते हैं, ट्रेन से घायल हो जाते हैं, तो गेटमैन ने कार्य करके आपका अपराध किया कि अवैध लोप करके? अवैध लोप। और मर जाते हैं लोग, व्यक्ति, तो अवैध लोप द्वारा
मृत्युकारित करना माना जाएगा, तो अवैध लोभ द्वारा आपराधिक मानववध हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दूसरा उदाहरण जेलर का देखिए, जो सबसे अच्छा उदाहरण बनता है। जेलर का विधिक कर्तव्य है कि वह कैदी को भोजन दे, और जेलर 1 माह तक कैदी को भोजन नहीं देता और भूख के कारण यानी कि भोजन न पाने के कारण कैदी मर जाता है, तो जेलर ने कार्य करके आपका मृत्यु कारित की कि अवैध लोभ। क्यों अवैध लोभ? क्योंकि जेलर का भोजन देना कैसा कर्तव्य था? विधिक। इस पर आपका महात्मा बुद्ध का देख सकते हैं, उंगली माल का देख सकते हैं, आपका पहरेदार राजा का खड़ा था जंगल में आपका, और महात्मा बुद्ध आपका उंगली माल से मिलना चाहते थे। पहरेदार ने उन्हें रोका कि हजू महात्मा जी इधर न जाइए, इधर उंगली माल रहता है, वह लोगों का हत्या कर देता है, उंगलियां काट लेता है और उसी की क्या करता है, माला पहन लेता है। आपका जीवन अमूल्य है, आपका जीवन हम संकट में नहीं डाल सकते। वह रोका क्योंकि राजा ने इसीलिए उसे नियुक्त किया था और उसका कैसा कर्तव्य था? विधिक। फिर भी व्यक्ति नहीं माना और आपका चले गए, तो चले गए वो अलग बात है, क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन विधिक कर्तव्य था वो निभाया। इसका अब आइए, मान लीजिए कि आपका 2 पुलिस वालों की ड्यूटी लगी है रोड पर। पुलिस वाले जान रहे हैं कि लुटेरे इधर से आ रहे हैं और पुलिस वाले गायब हो गए ताकि लूट आसानी से लुटेरे लूट कर सकें, तो पुलिस वालों ने दुष्प्रेरण किया। अवैध लोप द्वारा की कार्य द्वारा कि अवैध लोप द्वारा? अवैध लोप। दुष्प्रेरण के लिए दोषी होंगे कि नहीं पुलिस वाले? लूट के दुष्प्रेरण के लिए क्या होंगे? दोषी, इसमें कोई शक नहीं है। इसी प्रकार जल पुलिस लगी है, उसका विधिक कर्तव्य है कि संगम पर डूबते हुए व्यक्तियों को क्या करे। अगर वह नहीं बचाती तो वह दंड की भागी हो सकती है। अगला क्वेश्चन आपका अच्छा बनता है कि किस सेक्शन के तहत, हाँ फिर एक बार देखिए, सामान्यतः जहाँ जहाँ एक्ट लिखा गया हो आईपीसी में, वहाँ अवैध लोप शामिल माना जाएगा। और ये हम अपने मन से न बताकर कौन सा सेक्शन से उठा रहे हैं? 32। कौन सा सेक्शन से? 32। अब अगला देखिए, लेकिन आपका कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहाँ की केवल अवैध लोप द्वारा ही अपराध होता है, कार्य द्वारा नहीं। तो यही क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है कि किस धारा के तहत केवल अवैध लोप को दंडनीय बनाया गया है, कार्य को नहीं। तो वह सेक्शन आपको करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अच्छा बनता है प्री में, इंटरव्यू में। तो वह सेक्शन है 491, यानी कि आईपीसी की धारा 491 के तहत, 491 के तहत केवल इलीगल ओमिशन को, अवैध लोप को दंडनीय बनाया गया है। अब देखिए इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति किसी पागल या अवयस्क के जीवन अवयस्क से संविदा किया है, उसके लिए आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करने के लिए, और वह व्यक्ति अवयस्क या पागल को आवश्यक वस्तुओं को प्रदान कर नहीं करता, तो बताइए नहीं करता तो कार्य किया कि अवैध लोप? तो नहीं करता तो वह दंड का क्या होगा? भाग। यानी कि संविदा भंग को दंडनीय बनाया गया है। और किस सेक्शन में? 491। आगे बताया जाएगा डिटेल में। इस प्रकार आपका अब आइए, धारा आपका 33 देखा जाए, कार्य और लोप, ये यूपी में आया था। एक्ट और ओमिशन कहाँ बताया गया है? तो जैसे ही शब्द आए कार्य और लोप तो क्या मारेंगे? 33। भाई फिर एक बार समझिए,
कार्यों के अंतर्गत अवैध लोप शामिल हैं 32। कार्य और लोप कहाँ बताया गया है 33। कार्य का मतलब एक कार्य का मतलब कि बहुत से कार्य, और एक लोग का मतलब क्या हुआ, बहुत से लोग। चाहे एक लाठी मारकर हत्या कर दे या 50 लाठी, चाहे 10 दिन भोजन न देकर मार दे या 25 दिन भोजन न मार दे, चाहे जहर एक बार दे या धीरे धीरे कितनी बार दे दे, 10 बार दे दे, ये कार्य, एक कार्य मतलब बहुत से कार्य शामिल हैं। और एक लोप का मतलब क्या हुआ, उसमें बहुत से लोग, यानी कि लोपों की आवली। आवली मतलब क्या हुआ, चैन। चैन मतलब क्या हुआ, कई लोग। भाई चैन आपका बताया जाएगा, आवली आएगी आपका एविडेंस की धारा 15 में, जिसमें ब्राइड इन बाथ का भी सिद्धांत आता है। टब में दुल्हन आपका है ब्राइड इन बाथ। पूछा इस समय जा रहा है, आगे हो तो आगे बताया जाएगा। यानी कि हमने बताया कार्य करके। अब आपका अगला ये मृत्यु कारित करता है। तो मृत्यु किसकी मृत्यु, अब समस्या अगला देखिए, यही आपका 2-4 पॉइंट है। मृत्यु मतलब भाई किसकी मृत्यु कारित करता है, तो यहाँ थोड़ा सतर्क रहना है। जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का इरादा था उसी की मृत्यु कारित करता है, कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु, कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की मृत्यु, ये समस्या आपकी आई। और इस समस्या का समाधान देखिए। ए आपका बी को मारने का इरादा रखते हुए बी पर गोली चलाता है, बी की मृत्यु कारित कर देता है, तो ये विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु हुई। और विशिष्ट व्यक्ति बेयर एक्ट में लिखा नहीं गया है। मृत्यु का मतलब क्या हुआ, किसी की मृत्यु। तो अगर ए बी पर गोली चलाया और आपका भूलवश या निशाना चूकने के कारण गोली किसको लग गई, सी को, सी मर गया, तो क्या 299 में आपराधिक मानववध माना जाएगा कि नहीं। अब आइए, ये एक व्यक्ति है गड्ढा खोद देता है और उस पर आपका घास फूस रख देता है कि कोई व्यक्ति आएगा और इसी गड्ढे में गिरकर क्या होगा, मर जाएगा। तो क्या किसी पर्टिकुलर या विशेष व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का इरादा था, कि किसी भी व्यक्ति की। तो अगर धारा 301 नहीं भी रहती तो काम चल जाता, किस धारा से चल जाता, 299 से, क्योंकि यहाँ तो मृत्यु का मतलब किसकी मृत्यु, किसी की। अब आइए, ए भीड़ पर तोप चलाता है, भीड़ में से एक व्यक्ति मर जाता है, तो क्या ए का इरादा किसी पर्टिकुलर पर्सन को मारने का था, कि किसी को, तो किसी को था। तो ऐसी दशा में मृत्यु किसी विशिष्ट व्यक्ति की, किसी की कारित की जाएगी, किसी की, किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध के लिए आवश्यक है कि नहीं, आवश्यक नहीं है। ये याद रखिएगा, आवश्यक नहीं है। अब इसी के साथ तुरंत आपका लास्ट में, भाई थोड़ा चूंकि कुछ काम पड़ गया, लेट हो गया आज क्लास में, तो आपका इसी के साथ तुरंत आपका 301 पढ़ लेना है। और जहाँ तक धारा 301 की बात है, 301 आपका केवल और केवल पहला नियम डेथ के मामले में लागू होगी, मृत्यु के मामले में। यानी कि धारा 301 प्रत्येक अपराध में लागू नहीं होगी, पहला नियम। केवल किस में लागू होगी, मृत्यु के मामले में। दूसरा नियम वो भी आशय और ज्ञान के मामले में, यानी कि इंटेंशन, और किस मामले में, नॉलेज में। इसका मतलब देखिए, अब इसको कल डिटेल में हम करेंगे क्योंकि सीआरपीसी भाई थोड़ा चलाना है। ए बी पर गोली चलाता है, ए का इरादा बी को जान से मारने का है, या ए को ज्ञान है कि जब हम गोली चलाएंगे तो बी क्या होगा, मर जाएगा।
और दुर्भाग्यवश कहिए यानी कि आपका निशाना चूकने या अन्य कारणों से गोली बी को न लगकर उसके पास खड़े किसको लग जाती है, सी को। और कौन मर जाता है, सी। तो ये डेथ का मामला हुआ कि अन्य मामला, डेथ का। किस मामले में केवल आशय और ज्ञान। तो अब जो ए का आपका आशय या ज्ञान बी पर था, वह आशय या ज्ञान क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। और किस पर माना जाएगा, ट्रांसफर हो गया सी पर। और ये मान लिया जाएगा कि ए का आशय या ज्ञान किसकी मृत्युकारी करने का था, सी का। लेकिन इसको कहते हैं अंतरित विद्वेष का सिद्धांत, अंतरित आपका आशय या ज्ञान का सिद्धांत। ये क्वेश्चन भी यूपी में आ चुका है, सतर्क रहना है। बताइए केवल किस मामले में ये धारा लागू होगी, सभी में नहीं, केवल डेथ में। वह भी क्या, आशय और ज्ञान की दोनों के मामले में, दोनों के मामले में। तो 299 भी मैं बताया, 301 नहीं रहती तब भी काम चल जाता। क्यों चल जाता, क्योंकि मृत्यु का मतलब कि क्या, किसी की भी मृत्यु, भले उसको मारने का आपका इरादा न हो। तो थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, कल इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अभी आपका 301 फिर समझाएंगे, ताकि भाई कोई भी बात, अब चूंकि समय मिल गया है तो प्रयास ये करना है कि कोई भी बात लेक्चर से अब बाहर न जाए। थोड़ा समय कम था तो दिक्कत थी, लेकिन अब तो समय समय ही है। तो आपका रेस्ट ले लीजिए।